डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालें इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू। सभी के लिए पौष्टिक आहार थीम के साथ 30 सितंबर तक चलेगा अभियान। कुपोषण को मिटाना अभियान का उद्देश्य। देश में जैव अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बायो E3 नीति का किया गया जारी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया दूरगामी प्रभाव वाला ऐतिहासिक कदम। कहा बायो E3 नीति से मिलेगी जैव अर्थव्यवस्था को मजबूती। उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा में बंगाल की खाड़ी पर बने दबाव से बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग का गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष इसका उद्देश्य कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। देश में कुपोषण के खिलाफ अभियान कितने कारगर हुए हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय पोषण माह भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण के महत्व को समझाना है। हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है, जो पूरे सप्ताह के दौरान होने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों की दिशा निर्धारित करती है। 2024 में राष्ट्रीय पोषण माह की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। आज पोषण माह की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम आप सब से यह आग्रह भी करेंगे कि हम इसको जन जन तक, ये जन जागरूकता का अभियान है, तो जन जन तक पहुंचाने में आप अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे उपनिषद में भी लिखा है, आहार सद्धो सत्व सद्धि, यानी जब आहार हमारा शुद्ध होगा तो हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे सितंबर 2024 को 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। पोषण माह में मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की जाती है। अभियान को देश के सभी हिस्सों और समुदायों तक पहुंचाने के लिए पूरे माह तक विशेष अभियान चलाया जाता है, जिसमें सक्षम आंगनबाड़ी बनाने का लक्ष्य भी शामिल है। जो हमारा मुख्य रूप से जो आयाम है इस पोषण माह का, एनीमिया पर जागरूकता, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी, सही पूरक आहार, टेक्नोलॉजी आधारित पोषण। तो इसको हम कैसे नीचे स्तर तक आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस पोषण अभियान को जन जन पहुंचाने का हमें संकल्प हमने उठाया है। आंकड़ों की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए कई योजनाएं चलाई है। इन योजनाओं में मिशन पोषण 2.0, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मध्याह्न भोजन योजना, किशोर बालिकाओं के लिए योजना, माँ का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम और पोषण वाटिकाएं शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चों का आंकड़ा तैयार करने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च को बढ़ावा देने और पोषण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने सहित पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के उपयोग पर खास जोर दिया गया है। धीरज कुमार के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर भारत
स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम में वर्चुअल बातचीत में भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोवा के कृषि और ग्रामीण विकास के हितधारकों और स्वयंपूर्ण गोवा के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन का उद्देश्य हमारे देश को गरीबी मुक्त बनाना है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गोवा सरकार के कृषि विभाग के सहयोग से किया गया था। देश में जैव अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए शनिवार को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायो E3 अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को जारी किया। इस मौके पर बायो मैन्युफैक्चरिंग के पहल पर एक वेबसाइट भी जारी की गई। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायो E3 नीति को जारी करना दूरगामी प्रभाव वाला ऐतिहासिक कदम है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित नीति बायो E3 जारी की। इस नीति से बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब और बायो फाउंड्री की स्थापना करके प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण में तेजी आएगी। बायो E3 नीति से केंद्र सरकार की नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसी पहलों को और मजबूती मिलेगी। चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर भारत को हरित विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में गति प्रदान करेगी। बायो E3 नीति भविष्य में वैश्विक चुनौतियों के लिए स्थायी और अभिनव समाधान के लिए काफी अहम साबित होगी। ये नीति विकसित भारत के लिए बायो विजन का दृष्टिकोण निर्धारित करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायो E3 नीति को हमारी जीवन शैली में भी क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की अगली क्रांति जैव क्रांति होगी। So this is precisely the beginning of that kind of a revolutionary change, not only in the growth story of India or the world as such, but also in our own lifestyles and the way we also interact with each other or also adapt ourselves to the changing environments. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के पास हिमालय से लेकर महासागरों तक असीमित संसाधन है। उन्होंने कहा कि भारत के पास बायो E3 क्रांति में अग्रणी बनने का अवसर है। As far as the bioresources are concerned or the bioeconomy is concerned, we enjoy certain advantages which are not enjoyed by the West. A, that we have unlimited resources, unlimited bioresources in this Indian peninsula, beginning from the Himalayas right up to the marine. And this has remained either unexplored or underexplored because most of the governments in the past, and thanks to Prime Minister Modi for enabling us to get this policy released. बायो E3 नीति विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास तथा उद्यमिता में नवाचार को बढ़ावा देती है। नीति से हरित विकास के पुनरुत्पादन जैव अर्थव्यवस्था मॉडल को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही ये भारत के कुशल कार्यबल के विस्तार का सुविधा और रोजगार सृजन में वृद्धि करेगी। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों से निपटने और इनके ठोस समाधान में जैव प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में जीव विज्ञान के औद्योगिकीकरण में निवेश करने का ये एक उपयुक्त समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शनिवार को IIT बॉम्बे में आइडियाज फॉर लाइफ और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी रचनात्मक समाधानों को प्रेरित करना था। महाराष्ट्र सरकार के राज्य पर्यावरण विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज फॉर लाइफ में विचार प्रस्तुत करने की समय सीमा को 15 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 करने की घोषणा की। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्थिक और इकोलॉजी से संबंधित मोर्चे पर प्रगति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि एक विकसित अर्थव्यवस्था को एक विकसित इकोलॉजी भी होना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से पर्यावरणीय चेतना अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि हमें पर्यावरण की समझ रखने वाला नागरिक बनना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने ये कहते हुए जैव विविधता के लिए पृथ्वी के 1/3 हिस्से को संरक्षित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला कि लगभग 50,000 प्रजातियों का उपयोग मानव उपभोग के लिए किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक स्तर पर खाद्य अपशिष्ट से संबंधित परिदृश्य पर भी प्रकाश डाला और कहा कि प्रत्येक वर्ष 15 बिलियन टन लैंडफिल में भेजा जाता है। उन्होंने आग्रह किया कि हमारी शिक्षा, नवाचार और तकनीकी प्रगति को प्रकृति को समृद्ध एवं संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आइडियाज फॉर लाइफ आइडियाथॉन में मिशन लाइफ के 7 विषयों को शामिल किया गया है और इसमें पानी बचाएं, ऊर्जा बचाएं, अपशिष्ट कम करें, ई अपशिष्ट कम करें, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक को ना कहें, स्थायी खाद्य प्रणाली अपनाएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वन विभाग की ओर से काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए कृषि वानिकी प्रोत्साहन और बाय बैंक गारंटी कार्यक्रम के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण और वन को सुरक्षित तथा संरक्षित करने पर जोर दिया गया। गोष्ठी में काष्ठ से जुड़े उद्योगपतियों के अलावा किसान, समाज सेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री केपी मलिक ने किया। इस अवसर पर व्यापारियों और किसानों को पौधे वितरित किए गए। मंत्री केपी मलिक ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की आवश्यकता है और पौधों का कटान भी कम करना होगा। सभी को पौधे के महत्व को समझना होगा और पौधे रोपित करने के प्रति जागरूक होना होगा। आज गोष्ठी का प्रोग्राम था। किसान भाई कैसे जागरूक हो, पर्यावरण का कैसे सुधार हो, हम किसान भाइयों को के साथ साथ व्यापारियों को कैसे व्यापार ज्यादा दे सकते हैं। जितनी आरा मशीन या प्लाईवुड की जितनी उद्योग हैं उनको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इस सब को लेकर आज हमने एक गोष्ठी के रूप में एक प्रोग्राम रखा था। मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आने वाले कल और भविष्य को देखते हुए एक गंभीरता जताई, आप उसका प्रचार और प्रसार इस बात के लिए करें हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने का काम करें। और अब अधिक मुनाफे के लिए किसान नकदी फसल की ओर रुख कर रहे हैं। किसान नकदी में ऐसी फसलों की खेती करना चाहते हैं जिनमें कम समय में अधिक मुनाफा अर्जित हो सके। ऐसे में सब्जी की खेती किसानों के लिए बेहतर कमाई का जरिया बनती जा रही है। सब्जी में भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी बाजार में डिमांड रहती है और सेहत के लिए फायदेमंद है। किसानों को बढ़िया उत्पादन भी मिल जाता है। इस फसल की खेती से किसान कम समय में अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। भिंडी की खेती करने वाले किसानों को बाजार में रेट भी बेहतर मिल रहा है। किसानों को भिंडी तोड़ने में भी आसानी होती है। भिंडी की खेती वैसे तो कहीं पर भी की जा सकती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए भिंडी की कई किस्में उपलब्ध हैं। भिंडी की खेती में लागत करीब 1 बीघे में 7 से 8 हजार रुपए आती है और मुनाफा करीब 1.5 से 2 लाख रुपए तक हो जाता है। बाजार में अभी भिंडी का रेट 40 रुपए प्रति किलो चल रहा है। भिंडी की अच्छी पैदावार लेने के लिए दोमट व भुरभुरी मिट्टी उपयुक्त है। इसकी खेती करना बहुत ही आसान है। पहले खेत की जुताई की जाती है, इसके बाद खेत को समतल किया जाता है, फिर 1-1 फीट की दूरी पर भिंडी के बीज की लाइन से बुआई की जाती है। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब इसकी सिंचाई की जाती है। करीब 1.5 से 2 महीने बाद फलन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बिक्री का दौर शुरू हो जाता है। अगली खबर का रुख करते हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश और बेहद खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान असना धीरे धीरे कमजोर होकर कल तक उत्तर पश्चिम अरब सागर पर कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा से लगी बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव आज उत्तर पश्चिम में केंद्रित रहेगा। तेलंगाना के कई हिस्सों में तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई गांवों के बीच सड़क संपर्क बाधित हो गया है।
सूर्यापेट और मुलुगु, वारंगल, महबूबाबाद और खम्माम जिलों में कई स्थानों पर 29 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हुई। कई जिलों में छोटी नदियों में उफान से भी सड़क मार्ग बाधित हुआ है। हैदराबाद में जिलाधिकारी कार्यालय और राज्य सचिवालय में नियंत्रण कक्ष खोले गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को जानमाल का नुकसान रोकने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिन तक तेज बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी की है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। इन दिनों मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 29 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 1950 रुपए। 30 अगस्त को इसके भाव में 450 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 1500 रुपए पर आ गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 29 अगस्त को टमाटर का भाव था 2000 रुपए। 30 अगस्त को इसके सौदे 500 रुपए उछलकर 2500 रुपए पर हुए। हालांकि जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 30 अगस्त को टमाटर 2750 रुपए पर बिका। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 29 अगस्त को टमाटर का भाव था 1550 रुपए। 30 अगस्त को इसके भाव 250 रुपए नम होकर 1300 रुपए पर रहे। पंजाब की मोगा मंडी में भी इस दौरान टमाटर के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। यहां 29 और 30 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 2000 रुपए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। चालू खरीफ सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ उड़द की बुआई 27,76,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान 28,83,000 हेक्टेयर में उड़द बोया गया था। फिलहाल मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शुक्रवार को कुछ ही मंडियों में उड़द बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की विजयनगर मंडी में 29 अगस्त को उड़द का भाव था 8,150 रुपए। 30 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश की सफदरगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 30 अगस्त को उड़द 8,950 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही बलरामपुर मंडी में शुक्रवार को उड़द 9,150 रुपए पर बिकी। गुजरात की मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो यहाँ की बक्सरा मंडी में 30 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,750 रुपए। दाहोद मंडी में उड़द 7,000 रुपए पर बिकी, जबकि राजूला मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 6,505 रुपए पर हुए। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़कर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में तेज बारिश संभावित इलाकों में किसानों को सलाह है कि वो सोयाबीन, मक्का और उड़द के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान सब्जियों और कपास के खेतों में भी
फालतू पानी जमा ना होने दें। मध्य प्रदेश में झाबुआ के पहाड़ी क्षेत्र में बैंगन, टमाटर, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई का काम करें। इन सब्जियों की रोपाई से पहले खेत को अच्छे से तैयार करें और उभरी हुई क्यारियों में रोपाई करें। बारिश संभावित इलाकों में दलहनी फसलों और सब्जियों की नर्सरी में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ वाले इलाके में किसानों को सलाह है कि वो जितना जल्दी हो सके साफ मौसम के दौरान तैयार मूंग और उड़द की कटाई कर लें। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। पूर्वी विदर्भ में सोयाबीन, कपास, अरहर और धान के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों और बागानों में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। महाराष्ट्र के ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पुणे, नासिक, जलगांव और नंदुरबार जिलों में खड़ी फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, धुले और सतारा जिलों में भी खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान धान, अरहर, मक्का और सोयाबीन के खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। मूंग, उड़द, मूंगफली और सूरजमुखी की फसल में भी पर्याप्त जल निकासी जरूरी है। इतना ही नहीं, बागानों और सब्जियों के खेतों में भी जल भराव न होने दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शलजम को तो वैसे सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा, पूसा कंचन और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आधे से पौन हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीटों का भी हमला हो सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित 80 वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था 35% बढ़ी, जबकि इन सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 90% बढ़ी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय का दौरा किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऋषिकेश एम्स का भी दौरा किया। उन्होंने यहां संस्थान के छात्रों और संकाय सदस्यों से बातचीत भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि को दिए साक्षात्कार में कहा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से उन्होंने पूर्वोत्तर भारत, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में समांतर काम किए।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML बेंगलुरु में मानक और ब्रॉड गेज रोलिंग स्टॉक विनिर्माण सुविधा के लिए नए हैंगर की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य तीव्र परिवहन प्रणाली के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में परिवर्तन किया गया है। अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगहों पर 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। जनता दल यूनाइटेड ने राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये नियुक्ति की है। केसी त्यागी ने निजी कारणों से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पर DGP प्रशांत कुमार ने कहा कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिनको सकुशल संपन्न कराने में भी सफल हुए हैं। साइबर फ्रॉड आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस के दक्षिणी पश्चिम जिले के साइबर टीम ने कुल 19 लोगों को गिरफ्तार कर बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडा फोड़ दिया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। कल इसी समय आपसे फिर भेंट होगी नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।